मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम 12th क्लास का 13 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है स्टूडेंट्स, और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उस टॉपिक में एक नया फार्मूला आता है। अगर ये नया फार्मूला आप तैयार करेंगे तभी ये टॉपिक समझ पाएंगे, और 7 प्रीवियस फार्मूलाज की भी जरूरत पड़ती है। ये 7 की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, और ये नए फार्मूले की भी नॉलेज होना जरूरी है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है। ये तो पढ़ें स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है ये इस टॉपिक में से आ जाता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द गिवन प्लेन, ये हाथ मेरा प्लेन नेचर में आता है, और ये मान लेते हैं एक पॉइंट है जहां मेरी फिंगर का टिप है, मान लेते हैं वहां एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस प्लेन पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन बना है। तो ऊपर आपको एक पॉइंट दिया गया है, नीचे आपको एक प्लेन दी गई है, और आपने ये डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन जब भी कभी किसी पॉइंट से किसी प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो, आप तिरछी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है। ये चाहे टीचर लिखे चाहे ना लिखे, लैंग्वेज में आपको अपने आप समझना है। तो इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। एक बार स्टूडेंट दोबारा समझ लें, ये हाथ मेरा एक प्लेन है, ये स्पेस में एक पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। हम इसी बात को 3 ढंग से बोल सकते हैं। तीनों प्रैक्टिस कर लिया आपने। डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ओनली डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी। ये मत समझना कि जब परपेंडिकुलर लिखा होगा तभी सीधी लाइन समझनी है, अदरवाइज हम तिरछी लाइन भी समझ सकते हैं ओनली डिस्टेंस वाले में। नहीं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होती है, जैसे जैसे आप तिरछी लाइन करते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो हमेशा अंडरस्टूड होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन मांगा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कैलकुलेट करनी होती है, या फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो उसको। तो बहुत इजी फार्मूला स्टूडेंट, प्लेन की इक्वेशन अगर ये है, पॉइंट अगर ये है, तो बहुत ही आसानी से आप ये x1 पॉइंट यहां पे पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा ax1। ये y1 वाला पॉइंट इसके y में आके पुट कर दीजिए, बन जाएगा by1। और ये z1 वाला पॉइंट इसके z में आके पुट कर दीजिए, बन जाएगा cz1 प्लस d। बस जीरो नहीं लिखना आपने, और मॉडुलस में डाल देना इसको, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन माइनस में आए तो इसको पॉजिटिव भी बनाया जा सके। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव तो होती नहीं है, इसलिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं कि मॉडुलस डाल देते हैं, ताकि अगर ये कैलकुलेशन नेगेटिव आ रही हो तो पॉजिटिव बन जाए तुरंत। और नीचे आपको लिखना है x का कोफिशिएंट जो प्लेन में आपको नजर आ रहा है उसका स्क्वायर, y के कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, और z का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, सभी को ऐड करना है और रूट डालना है, और यूनिट्स इसके पीछे लिखना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकली फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। मुझे लगता है आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। अब कुछ प्रीवियस फार्मूलास, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है 3rd एंड 4th फार्मूला। ये मैं बहुत बोलता था कि जब वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं यहाँ पे भी ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी परपेंडिकुलर प्रूव करना हो किन्हीं भी 2 चीजों को, तो फार्मूला ये रहता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। चाहे 2 वेक्टर, चाहे 2 प्लेन, चाहे 2 लाइन, हमेशा फार्मूला यही रहता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर पूछना चाहते हैं a1 b1 c1 क्या है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट प्लेन, और a2 b2 c2 बनती है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकंड प्लेन या सेकंड लाइन, जो भी आपको आपस में दी गया है। अगर दोनों लाइनें हैं तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड लाइन। अगर दोनों प्लेन हैं तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द
सेकंड प्लेन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन नहीं बोल सकते, बोलना होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ऐसा बोलना। और अगर पैरेलल प्रूव करना है, चाहे दो लाइन को चाहे दो प्लेन को, तब फार्मूला होता है a1 a2, b1 b2, c1 c2। मींस दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम, फर्स्ट प्लेन की और सेकंड प्लेन की, या फर्स्ट लाइन की और सेकंड लाइन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। और अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी हो तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि ये होती है x x1 और इक्वल टू y y1 इक्वल टू z z1। यानी लाइन का पासिंग पॉइंट आपको न्यूमरेटर में फिल करना होता है और नीचे लाइन की डायरेक्शन रेशियो फिल करनी होती है a b c। अगर आपको लाइन की डायरेक्शन रेशियो पढ़नी है तो डिनोमिनेटर से मिलती है, अगर लाइन का पासिंग पॉइंट पढ़ना है तो आपको न्यूमरेटर से साइन बदल के पढ़ना होता है। तो अगर यहां से कोई मुझे कहे कि लाइन का पासिंग पॉइंट बताइए तो -x1 दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा x1, साइन चेंज कर दूंगा, और y1 और z1। और इसी इक्वेशन ऑफ लाइन को आप इस फॉर्म में भी याद करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है जहां से लाइन गुजरती है, और लैम्डा लगा के यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर लिखा जाता है जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन यहाँ पे फिल की जाती है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी आपको आता है ax + by + cz + d = 0। ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन होता है, इसको वेक्टर r डॉट वेक्टर n + d = 0 बोला जाता है। ठीक है, और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर पैरेलल, ये आपको याद हो गया होगा। लेकिन अब एक अच्छी सी बात आप समझ लें, यहाँ पे जो 5th 6th और 7th फार्मूले में लिखा है वो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर कभी दोनों प्लेन है, जैसे मेरा वन हैंड और ये सेकंड हैंड, अगर ये पैरेलल है तो फार्मूले पैरेलल के ही लगेंगे। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने अब किया हुआ है, तो फिर फार्मूले परपेंडिकुलर के ही लगेंगे। यानी अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, पैरेलल के ही लगेंगे फार्मूले, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर के ही लगेंगे। ऐसे अगर दो लाइन, जैसे मेरी ये फर्स्ट लाइन, फिर फिंगर और ये स्टिक, ये दोनों इस समय पैरेलल है, तब फार्मूले भी पैरेलल के लगेंगे। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तब फार्मूले भी परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर कभी एक लाइन और प्लेन आ जाए, जैसा कि मैं अब दिखा रहा हूं आपको, ये लाइन प्लेन और ये लाइन, अगर ये पैरेलल है तो फार्मूले स्टूडेंट्स पैरेलल के नहीं लगेंगे, परपेंडिकुलर के लगेंगे। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फार्मूले लगेंगे पैरेलल के। तो क्या आप कंफ्यूज हो गए? मुझे लगता है नहीं। मैं रिपीट करता हूं, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो आपको फार्मूले पैरेलल के ही लगाने हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं तो आपको फार्मूले पैरेलल के ही लगाने हैं। लेकिन अगर एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल है तो आपको फार्मूले परपेंडिकुलर के लगाने हैं। वो कौन सा होता है परपेंडिकुलर का फार्मूला? ये वाला। तो स्टूडेंट बस इस एक्सरसाइज में यही ध्यान देना है आपको कि अगर दोनों सेम है, प्लेन वर्सेस प्लेन, लाइन वर्सेस लाइन, तो फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। जो आज तक आप बोलते हैं वही बोलेंगे परपेंडिकुलर के लिए ये फार्मूला और पैरेलल के लिए ये। लेकिन अगर एक लाइन और एक प्लेन हुआ और बुक में लिखा हुआ कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो स्टूडेंट आप फार्मूले परपेंडिकुलर के लगाएंगे, पैरेलल पे परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर वो दिया हुआ कि वो परपेंडिकुलर है तो फार्मूले पैरेलल वाले लगाएंगे। बस ये आप याद करेंगे। मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो फार्मूले पैरेलल के, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो फार्मूले पैरेलल के, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो फार्मूले परपेंडिकुलर के, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो फार्मूले परपेंडिकुलर के। लेकिन अगर एक लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो फार्मूले पैरेलल के, और अगर वो पैरेलल है तो फार्मूले परपेंडिकुलर के। तो जब जब वो दोनों चीजें अलग अलग हों तब उल्टे लगते हैं, अदरवाइज सीधे फार्मूले लगते हैं। तो पहले फार्मूले सीधे याद कर लीजिए। परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0, और पैरेलल के लिए a1 = a2 b1 = b2 c1 = c2, यानी दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम। तो अब मैंने यही चीज यहाँ पे लिखने की कोशिश की, आप चेक कर लेना कि मैंने उल्टा किया है या सीधा। देखिए ये एक लाइन है और एक ये प्लेन है, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग नेचर की हैं? अलग अलग नेचर। एक लाइन है और एक प्लेन है और ये पैरेलल है, तो फार्मूले पैरेलल के नहीं लगेंगे। स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए, मैंने फार्मूला परपेंडिकुलर वाला फिल किया हुआ है यहाँ पर। तो अगर एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल प्रूव करने हो तो आपको फार्मूले परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग प्रूव कर पाएंगे। और अगर एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर है तो फार्मूला देखो मैंने पैरेलल वाला लिखा होगा, a1 = a2 b1 = b2 c1 = c2।
लेकिन अगर दोनों प्लेन है या दोनों लाइन है और वो पैरेलल है तो फार्मूले पैरेलल के ही लगेंगे, आज उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। या दोनों लाइनें पैरेलल प्रूव करनी पड़ जाए या दो प्लेन पैरेलल प्रूव करने पड़ जाए, तो आप सीधा का सीधा ही फार्मूला रखेंगे जो आपके माइंड में चल रहा है, पैरेलल पे पैरेलल का, परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर का। बस ये टॉपिक अगर आपने ध्यान से सुन लिया है तो आपको याद हो जाएगा। अगर एक बार में मेरी बात समझ नहीं आ रही, आप वीडियो को रिपीट कीजिए और दोबारा समझिए कि कब आपने उल्टे फार्मूले लगाने हैं और कब सीधे। ब्रीफ में मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, अगर दोनों लाइन है या दोनों प्लेन है तो आप वही लगाएंगे जो कहा गया है। अगर एक लाइन और एक प्लेन है फिर आप रिवर्स कर देंगे, कहा पैरेलल का होगा आप फार्मूला परपेंडिकुलर का लगाना, कहा परपेंडिकुलर क्या होगा आप फार्मूला पैरेलल का लगाना। तो जब जब रिवर्स होंगे, वर्सेस वर्सेस यानी लाइन वर्सेस प्लेन या प्लेन वर्सेस लाइन, तब आप रिवर्स लगाएंगे, नहीं तो सीधे फार्मूले लगाएंगे। ये आपको याद करना है। और एक डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन भी आपने याद करना है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहले तो क्वेश्चन बहुत इजी है, फाइंड, ये सिर्फ इसी बेस पे है और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये भी 1 मार्क में आता है और ये भी हरियाणा बोर्ड में 1 मार्क में आता है। तो पढ़ने की कोशिश, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। तो आपने इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है और इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के नाम से बोला गया। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट भी आपको क्लियर है, लेकिन प्लेन आपको अच्छी फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, आपको प्लेन इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3x - y - z - 7 और इक्वल टू 0। अब आपका प्लेन परफेक्ट हो चुका है। अब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, आपको मैंने लिख रखा है और वैल्यू भर दीजिए। ये 2 आप इस x की जगह फिल करेंगे तो 3 × 2। ये वाला y वाला कोऑर्डिनेट इसके y में पुट करेंगे तो माइनस बाहर और 3, और ये 7 इसके z में आके पुट करेंगे -7 और -7 बस 0 नहीं लिखेंगे और y में x का कोएफिशिएंट पढ़ के उसका स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट -1 है उसका स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट -1 है उसका स्क्वायर और होल पर रूट। इस तरीके से कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो 6 - 3 - 7 -7 by 9 + 1 + 1 -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो नीचे √11 बनता है, ऊपर +11 बनता है। तो 11 से √11 कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √11। तो √11 यूनिट्स आपको आंसर मिला। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट के स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, आप इसमें से पॉइंट पढ़ सकते हैं। तो 1 1 2 और प्लेन भी कई लोगों को नहीं पढ़ा जा रहा होगा, तो इस प्लेन को वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई है। वेक्टर r.n + d = 0 फॉर्म में ये लिखा हुआ है, आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ax + by + cz + d = 0 में कन्वर्ट करना है और पॉइंट को भी कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, यानी 1 1 2। तो पहले मैंने प्रैक्टिस कराई कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आपको इस फॉर्म में दिया, फिर आपने इसी प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में बदला। तो बीच में सेंटेंस लिखना होता है कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब इसी इक्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग, इसी इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म ये बनती है। और आपने देखिए कैसे कन्वर्ट किया, 2x - 2y + 4z + 5 = 0। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट आपको दिया गया है ये, तो इससे पॉइंट क्या पिक करेंगे, 1 1 2। तो पॉइंट बना 1 1 2। अब आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट का नाम 1 1 2 क्लियर हो जाएगा और प्लेन भी आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए कन्वर्ट कर चुके हैं, 2x - 2y + 4z + 5 = 0। तो इसमें जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये वाला पॉइंट इसके x में पुट करेंगे तो 2 × 1, ये वाला 1 इसके y में पुट करेंगे तो -2 × 1 और ये 2 इसके z में पुट करेंगे 4 × 2 + 5 मॉडुलस और y में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 + 4 + 16 √24। √24 के जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 और जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंदर आ जाएगा। 2 × 3 अंदर आ गया तो वो √6, 13/2 ट्वाइस ऑफ √6 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। और ये हमेशा हर क्वेश्चन के लास्ट में आपको यूनिट्स जरूर लिखना है, क्योंकि लेंथ हमेशा यूनिट्स में मेंशन की जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बस मैंने ये सेकंड क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि ये सारा डाटा आपको वेक्टर फॉर्म में दिया गया है
और यहाँ पे सारा डाटा आपको कार्टेशियन में दिया गया है। तो जब वेक्टर में होता तो हल्का सा काम बढ़ जाता है, आपको इसको भी कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है और पॉइंट को भी कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रैक्टिस आपको इस एरिया में समझ आ गई होगी और बस ये आपका आंसर आपका स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, शो दैट द प्लेन whose vector equation is this and the line whose vector equation is this are parallel। तो आपको एक प्लेन और एक लाइन को आज पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन जब आपको दिया गया है, ये प्लेन मैंने लिखा, तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आपको बनानी आती है। ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर कैसे बनाया जाता है। तो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी गई है, तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी x + 2y - z -1 और इक्वल टू 0। तो आपको इस प्लेन के नॉर्मल की अगर डायरेक्शन रेशियो पढ़नी हो तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फर्स्ट पढ़नी हो तो आप यहां से पढ़ेंगे 1 2 -1। अब लाइन पे आते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको ये दी गई है, तो लाइन का पासिंग पॉइंट पढ़ना हो यहां से मिलता है, लाइन की डायरेक्शन रेशियो पढ़नी हो तो यहां से मिलती है। तो आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन में बदलेंगे तो आपका x - 1 जब आप यहां फिल करेंगे x - x1 में प्लस हो जाएगा, y - y1 हो जाएगा और z + z1 में 1 हो जाएगा। और y में डायरेक्शन रेशियोज फिल करेंगे तो 2 1 और 4 है, तो 2 1 और 4 आप यहां फिल कर देंगे। अब आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेकंड पूछी जाए, जिसको मैंने सेकंड से मार्क किया है, तो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आपको 2 1 4 मिल गए, 2 1 और 4। अब ये प्लेन और ये लाइन आपस में आपने प्रूव करना है पैरेलल। तो जब एक लाइन और एक प्लेन और उनको पैरेलल प्रूव करना हो तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि उल्टा काम करेंगे। तो पैरेलल में आप परपेंडिकुलर का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला देखिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। इसकी कैलकुलेशन चेक कीजिए। तो a1 में आपको 1 और यहाँ पे 2, 1 × 2 हो जाएगा। b1 और b2 में आपको 2 और 1 ये आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे और c1 और c2 में आपको -1 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 4 ये बनता है, -4 ये बनता है, तो 0 बन गया। तो जब आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0 हो जाए तो आप यही कहेंगे कि एक लाइन और एक प्लेन आपस में क्या हो गए, पैरेलल। फार्मूला मैंने परपेंडिकुलर का लगाया है, लेकिन होंगे ये पैरेलल क्योंकि ये एक दूसरे से उल्टे हैं। सो प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आधा काम शो हो गया। फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाया गया, आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपको एक प्लेन और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे? अगर आपको लाइन का पासिंग पॉइंट पता है तो आप प्लेन के साथ उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो लाइन का पासिंग पॉइंट आप कहां से पढ़ते हैं? यहां से पढ़ते हैं। तो लाइन का पासिंग पॉइंट आपको -1 1 और -1 दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि वी नो पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन सेकंड इज -1 1 और -1 है। जो आपने यहां से पढ़ा, पोजीशन वेक्टर ये होता है, डायरेक्शन वेक्टर ये होता है, ये डायरेक्शन रेशियो रखता है, ये पासिंग पॉइंट रखता है। तो लाइन का पासिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और प्लेन की इक्वेशन में कार्टेशियन बना ही चुका हूं, तो बस अब आप करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। और प्लेन की इक्वेशन ये है, तो आपको पता है ये वाला -1 आपको x की जगह फिल करना है, ये वाला 1 आपको y की जगह फिल करना है और ये वाला -1 आपको z की जगह फिल करना है। ऐसे ही हमने यहाँ पे दिखाया, -1 और बस 0 नहीं लिखेंगे, मॉडुलस में डाल देंगे और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट और z के कोएफिशिएंट्स पढ़ के उनके स्क्वायर करके ऐड करके रूट करना है। तो आपको 1 + 4 + 1 मिला और ऊपर की कैलकुलेशन से ये मिला, तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया 1/√6 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया आपने किसी पॉइंट से किसी प्लेन के बीच में। और अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आज आपको इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनानी है जिसका एक पासिंग पॉइंट आपको अभी पता है, पासिंग द पॉइंट ये एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और आपके प्लेन के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है जिसके दोनों पॉइंट्स आपको पता है। तो मतलब कुछ ऐसा है, ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन आपने बनानी है, इसका एक पासिंग पॉइंट आपको पता है। तो इस हाथ के ऊपर कोई भी एक पासिंग पॉइंट मान लेते हैं और ये लाइन इसको परपेंडिकुलर बन रही है, तो इस तरीके से है। और इस लाइन का हमें ये पॉइंट भी पता है और ये पॉइंट भी पता है। तो हम इससे क्या करेंगे, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। जो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकलेगी वही प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगी, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में फार्मूले कौन से रखते हैं, पैरेलल के।
तो इसलिए जो लाइन की डायरेक्शन रेशो होगी वो प्लेन की डायरेक्शन रेशो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे किया है, तो लाइन के दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए गए, -1, -3, 1 और 2, और दूसरा पॉइंट है 2, 3, 4। तो आप इस लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालना शुरू करते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। उस नॉलेज से आपको 2 माइनस करके जब -3 लिखना है तो प्लस हो जाएगा, 3 - 1 बोलना है और 4 - 2 बोलना है। तो आपको डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन क्लियर हो गई 5, 2, 2। और लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर आपको बताया गया कि लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन भी यही बोले जाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो फार्मूले पैरेलल के लगेंगे। तो देखिए पैरेलल वाले फार्मूले लिखे मैंने, a1 = a2, b1 = b2 और c1 = c2। तो जो लाइन की डायरेक्शन रेशो है वही आपने प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो मान ली 5, 2 और 2। अब आपको प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशोस भी क्लियर है और पासिंग पॉइंट भी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग पॉइंट ये वाला दिया गया आपको और डायरेक्शन रेशो आपने खुद निकाली है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेगा। जो ये फार्मूला स्टूडेंट मैंने आज रिवीजन लिस्ट में नहीं लिखा, आप इसको भी समझेंगे कि वहां पे वो भी है। तो मतलब 7 फार्मूलाज मैंने आज रिवीजन लिस्ट में लिखे थे, ये 8 फार्मूला भी उससे मिस हो गया, आप इसको भी वहां पे समझें। और 9th आप इसको भी समझे कि लाइन की डायरेक्शन रेशोस के जब दोनों एंड पॉइंट बताऊं तब आपको डायरेक्शन रेशो इस तरीके से निकालते हैं। तो ये 2 फार्मूले भी आज आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इन 2 फार्मूलों को भी आप उस लिस्ट में ऐड कर लेंगे, यानी टोटल 9 फार्मूलाज की नॉलेज और एक नया फार्मूला, उससे आप इस सारी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ये चीज आपने सीखी कि जब हमें लाइन का प्लेन का एक पासिंग पॉइंट भी पता है और डायरेक्शन रेशो भी पता है, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो अब आप पासिंग पॉइंट कहां फिल करेंगे, x1 की जगह, y1 की जगह और z1 की जगह। तो -1 जब आप यहां फिल करने जाते हैं तो वो +1 हो जाएगा, 2 जब आप यहां फिल करेंगे वो 2 ही दिखेगा और 1 जब आप यहां फिल करेंगे या 1 दिखेगा। और डायरेक्शन रेशोस आपको 5, 2 और 2 पता है, तो वो a और b और c की जगह लिख दी जाएगी 5, 2 और 2 और ब्रैकेट को खोल दिया जाएगा और आपकी इक्वेशन इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। आपने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनानी थी, जो हो गया आपका। फिर उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन और आगे डाला गया, आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस प्लेन, टू द प्लेन। जो प्लेन आपने बनाया उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सभी स्टूडेंट जानते हैं 0, 0, 0 होते हैं। तो 0, 0, 0 से आपने इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाला पॉइंट x में फिट होगा 5 × 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट y में पुट होगा तो 2 × 0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट z में पुट होगा तो 2 × 0 हो जाएगा। और -1 0 नहीं लिखेंगे, मॉडुलस डालेंगे और x का कोएफिशिएंट y का और z के कोएफिशिएंट्स पढ़ के उनके स्क्वायर्स करके ऐड करके रूट करेंगे। और ऊपर से आपको कैलकुलेशन मिली -1 मॉडुलस और नीचे से कैलकुलेशन मिली √33। तो 1/√33 हो गया, क्योंकि मॉडुलस माइनस को प्लस बना देता है। तो 1/√33 यूनिट्स आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स बस यहाँ पे मैंने 2 ही मेथड आपको कही है कि एक ये फार्मूला आप खुद लिख लीजिए जब आपको एक पासिंग पॉइंट पता हो तो प्लेन की इक्वेशन ये होती है, और जब आपको लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पता हो तो डायरेक्शन रेशो इस ढंग से निकलती है। तो आप अपने रिवीजन फार्मूला में 10 फार्मूलास की लिस्ट बना लीजिए, ये 2 फार्मूलास और ऐड कर लीजिए और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इन द लास्ट स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट नंबर 62 दे रहा हूँ। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए और उनके आंसर्स भी लिख दिए स्टूडेंट्स। और अगर कोई हिंट देने की बात है तो बस सिर्फ यही कि यहाँ पर लाइन को L लेटर से डिनोट किया गया और प्लेन को पाई से, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आप इसके लिए मेंटली रेडी रहेंगे कि लाइन को कभी कभी L भी कहा जा सकता है और प्लेन को पाई भी कहा जा सकता है। तो लाइन की इक्वेशन ये है और प्लेन की इक्वेशन ये है और उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो जब भी कभी लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो लाइन का पासिंग पॉइंट वो आपका पॉइंट बन जाता है। तो इसमें लाइन का पासिंग पॉइंट अगर आपको पिक करना है तो 2, -2 और 3 बनेगा और प्लेन आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप काम कर पाएंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो स्टूडेंट्स आप पर्सनली फोन पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।